नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 9 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर। बताइए किसी को आंसर पता हो तो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अभी ये लाइव क्लास नहीं चल रही है, तो अपना आंसर स्वाभाविक से आप खुद भी दें, ठीक है? या तो मन में सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर है वो है 9 नवंबर। राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में उन क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, जो अशिक्षित होते हैं, जिनको अगर न्याय चाहिए तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है कि कानून के प्रति आप जागरूक रहें, ठीक है? 9 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। जहाँ कानूनी साक्षरता की कमी है, जहाँ पर कानून, जैसे मैंने अभी बताया, कानून की बिल्कुल जानकारी ही नहीं है, जहाँ पर कि शिक्षित ही लोग बाग शिक्षित ही नहीं है, तो कानून की जानकारी तो बहुत दूर की बात है। तो वहीं ये दिवस काम करता है, वहाँ उस दिन जागरूकता जगाई जाती है, कमी होती है। और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995, ये जो सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 है, इसका एक उद्देश्य ये है कि वही वही जो पहले इस दिवस का जो उद्देश्य है वो पूरे देश भर का उद्देश्य है कि मतलब इस अधिनियम द्वारा हम कानून को, जिनकी जानकारी नहीं है उसको सजग करना, और कानून के प्रति और आप शिक्षित हो सकें, कानून के प्रति आप, न्याय के प्रति और शिक्षित हो सकें और दूसरों को बता सकें। इस अधिनियम का ये उद्देश्य था और इसी के तहत हमने ये दिवस की स्थापना की। कौन से दिवस की? राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस, जो हम 9 नवंबर को मनाते हैं, लागू किया गया था। और तब से लोग कानूनी साक्षरता की कमी के बारे में जागरूक हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 5, 7। बताइए। कोरोना काल में चली थी ना ये योजना, चलिए बताइए। 5 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस अन्न योजना का जो उद्देश्य था वो कोरोना काल से निपटने के लिए था कि जब किसी के पास अकाल, कितना आपने देखा होगा, हर कोई बेरोजगार हो गया था, घर पे बैठ गया था, तो किसी के पास जो मतलब निम्न है और निम्न से भी नीचे है, उनके लिए खाने के लिए भी अन्न नहीं था। तो इस योजना के द्वारा 5 किलो अन्न हर महीने दिया जा रहा था कोरोना काल से, और अभी तक ये लागू थी और 2023 में ये लास्ट होने वाली है। पर उन्होंने, अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि ये 5 साल और बढ़ जाएगा। चलिए, उन्होंने यह घोषणा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए की। छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली अभी चली रही है, चुनावी रैली में उन्होंने अभी घोषणा की कि हम ये 5 साल के लिए ये योजना बढ़ा देंगे। यह योजना दिसंबर 2023 में खत्म हो रही थी, ठीक है, जो अभी बताया आपको। सरकार एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी 2023 में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। अब जो 5 साल के लिए उन्होंने ये जो टारगेट बनाया कि हम 5 साल और ये बढ़ाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने राशि तय कर ली है, कितनी? 2 लाख करोड़ रुपए तय कर ली है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये जो एक एजेंसी है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी, उनके साथ मिलकर कल्याणकारी योजना को हम क्रियान्वित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व उपयोगिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके जो ऑप्शन है, नवंबर माह के पहले गुरुवार को, नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को, नवंबर माह के पहले बुधवार को, नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को। नवंबर में हर दूसरे गुरुवार को विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है। नवंबर के जो
दूसरा गुरुवार है, नवंबर महीने का जो दूसरा गुरुवार है, उसमें विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है विश्व उपयोगिता दिवस का? इसका महत्व ये है कि आप विश्व में जितनी भी व्यापक सेवाएँ हैं, उत्पाद हैं, जितनी भी सेवाएँ आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, पर उसमें भी एक लिमिट, आप सीमित तरीके से, असीमित तरीके से नहीं कि आपने कोई सेवा मतलब कुछ भी किया तो आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, वो नहीं, आप सीमित तरीके से सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं, कोई उत्पाद है उसका लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं। तो ये एक जो नवंबर महीने का जो गुरुवार है, सेकंड गुरुवार, उसको ये दिवस आयोजित किया जाता है। यहाँ हर क्षेत्र के समूह के लोग आते हैं और इस पर विचार विमर्श किया जाता है और जागरूक किया जाता है कि इन सेवाओं में भी आप जा सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो इस वर्ष विश्व उपयोगिता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। जो इस वर्ष जो नवंबर महीने का जो सेकंड गुरुवार पड़ा है, वो कौन सी तारीख को पड़ा है? 9 नवंबर को ये पड़ा है। यह दिन विभिन्न समुदायों को एक जश्न मनाने के लिए एक साथ लाया जाता है, ठीक है? कि कैसे हम अपनी दुनिया के सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकें। हम सभी के लिए ये जो दुनिया है, हम इसको एक बेहतर जगह बना सकें, दूसरे को हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं सेवाओं के द्वारा, उत्पाद के द्वारा, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी को सुगम बना सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए। इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को देश के पहले जल विश्वविद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। हमारा अभी अब मैं अब बताऊंगी अब आगे कभी भी, अभी तो मुझे इसमें बोर्ड अभी मैं अभी स्टार्ट हुआ है ये ऑनलाइन क्लास लेना, तो मुझे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने देखा होगा, कभी आपने एमपी का मैप देखा होगा, तो उसी के ऊपर जस्ट ऊपर हमारा उत्तर प्रदेश टच होता है, ठीक है? तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, जिसमें कि झांसी आ जाता है, जालौरपुर आ जाता है, जालौद आ जाता है, ठीक है? बहुत सारे जिले उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और हमारे इधर सागर, पन्ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी, मुझे पर्सनली ये पर्यावरण सुरक्षा हुई, स्वच्छता हुई, इन चीज़ों में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश ने ये बहुत अच्छी योजना क्या विश्वविद्यालय खुल रहा है, तो ये प्रशंसनीय है, ठीक है? तो सौगात मिलने जा रही है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। इस इलाके के हमीरपुर जिले में 25 एकड़ जमीन में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। हमीरपुर जिले में जो है ना, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये 25 एकड़ की जमीन पर जल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। जल विश्वविद्यालय का काम क्या होगा? जैसे ये हमारे नॉर्मल विश्वविद्यालय होते हैं, जल विश्वविद्यालय का काम क्या होगा कि आप उसको कितना कम यूज़ कर रहे हैं, उसको कितना स्वच्छ रख रहे हैं, जल प्रदूषण कितना कम कर रहे हैं, ठीक है? और उसकी उपयोगिता को सही तरीके से बताना और जागरूक करना इस विद्यालय का कार्य होगा। इसमें जल्द ही देश दुनिया के लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ने आएंगे। विश्व से देश तो ठीक है, विश्व से अलग अलग देशों से यहाँ पर विश्वविद्यालय में लोग वालों का आगमन होगा और जो है जल संरक्षण के एक विषय को, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जल संरक्षण जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय, उस पर वार्तालाप होगा और चर्चा होगी, ठीक है? चलिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सुरक्षा बलों की वार्ता का आयोजन किया गया है? इसके ऑप्शंस है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। बताइए। इसका जो आंसर है वो है नेपाल। भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बल द्वारा नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया है। भारत और नेपाल की सीमा सुरक्षा, भारत नेपाल की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में दोनों पक्षों के द्वारा एक बैठक आयोजित की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना और खुफिया सूचनाओं को समय पर साझा करने के उपयोगों पर चर्चा
करना है। सीमा के जो पार, भारत और नेपाल की सीमा के जो पार अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाना, और खुफिया मतलब गुप्तचरों द्वारा जो जानकारी प्राप्त है उसको समय पर एक दूसरे को देना। मतलब एक संधि हो रही है, भारत और नेपाल के बीच एक संधि हो रही है कि जब भी कोई अपराध होगा सीमा के पार तो हम आपको बताएंगे, आप हमें बताएं, और हम आपस में मिलकर उसका निराकरण कर सकें। ठीक है, चलिए। इस बैठक का मुख्य फोकस सीमा पार अपराधों से सहयोगात्मक रूप से निपटाने और बलों के बीच महत्वपूर्ण सूचनाओं को त्वरित आदान प्रदान की सुविधा के लिए प्रभावी तंत्र है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है, कोई भी अपराध हो रहा है या कोई भी गैर मतलब जो आपको लग रहा है कहीं आतंकी घटना हो सकती है या कोई भी, ठीक है, तो उसको जल्दी से जानकारी एक दूसरे को देना और एकजुट होकर दोनों भारत और नेपाल की सेना उस पर काम कर सके। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, नीदरलैंड, इटली, स्पेन, जापान। बताइए। इसका जो आंसर है वो है नीदरलैंड। जनवरी 2024 में नीदरलैंड अपने गोल्डन वीजा कार्यक्रम का समापन कर देगा। गोल्डन वीजा जो है, भारत भारत हो या कोई भी देश हो, जो अमीर लोग हैं, जितने भी समृद्ध लोग जो हैं, उनके पास ये अधिकतर गोल्डन वीजा मिलता है। गोल्डन वीजा उनको मिलता है, गोल्डन वीजा सिर्फ और सिर्फ शायद 5 या 10 साल की एक वैलिडिटी होती है इनकी कि हाँ भैया तब तक ही चलेगा। इन लोगों को अगर ये दूसरे देश में जाएंगे घूमने के लिए तो इनको रहने की व्यवस्था वहाँ मिलेगी। ठीक है, और इनकी जो बहुत वीआईपी लोग हैं उनको ही मिलता है गोल्डन वीजा। ठीक है, तो ये कौन सा देश इसको समाप्त कर रहा है? नीदरलैंड। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो सबसे ज्यादा गोल्डन वीजा देने वाला देश है। ठीक है, चलिए। जो समृद्ध जो समृद्ध विदेशी निर्वेशकों के निवास परमिट की पेशकश करता है। ठीक है, निवास परमिट करता है मतलब आवास उनको उपलब्ध कराता है जो अन्य देशों से लोग बाग आते हैं। ठीक है, पर ये बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। गोल्डन जो वीजा होता है वो हम लोग नहीं कर सकते। जो बहुत अमीर होते हैं, समृद्ध होते हैं, हर देश के अमीर लोग इसको परचेज कर सकते हैं और वहाँ दूसरे देश में जाकर इसकी सेवा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम को बंद करने के निर्णय की आधिकारिक तौर पर देश की आर्वजन और प्राक्तिकरण सेवा द्वारा घोषणा की गई। आर्वजन उनकी ये एक संस्था है, आर्वजन और प्राक्तिकरण सेवा, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। कहाँ पर की गई है? नीदरलैंड में ये घोषणा की गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्विंटन शर्मा। बताइए। इसका जो आंसर है वो है क्विंटन शर्मा। हाल ही में क्विंटन डिकॉक ने एक वर्ल्ड कप में 4 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं। ये सिर्फ शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज हैं। 4 शतक इन्होंने लगाई हैं और ये तीसरे बल्लेबाज हैं ये ऐसा करने वाले। ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इनका नाम क्या है? क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक जो है वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने 4 शतक लगा के तीसरे ये बल्लेबाज हैं, 4 शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। कुमार संगकारा ने भी 2015 में हुए टूर्नामेंट में 4 शतक ठोके थे। ठीक है, ये श्रीलंका के थे। इनका नाम क्या है? कुमार संगकारा। कुमार संगकारा जो है इन्होंने भी शतक ठोके थे, मतलब शतक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये 2015 में थे। ठीक है, और ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, ये है साउथ अफ्रीका के। ठीक है, और ये तीसरे बल्लेबाज हैं, ये दूसरे हो गए हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर है। सबसे ज्यादा जो शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा के पास है। ठीक है, कितने शतक? 5 शतक लगाने का रोहित शर्मा के नाम पर है। रोहित शर्मा ने 2019 में 5 शतक लगाए थे। 2019 में रोहित शर्मा ने ये शतक का रिकॉर्ड अपने नाम पर हासिल किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सेंट्रल, इसका जो फुल फॉर्म है आप देख लीजिए अभी,
सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। कि थोड़ी राइटिंग में अभी मेरी दिक्कत है, थोड़ा सा हैवी चल रही हूँ इसके लिए, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास है, स्वदेश कुमार, प्रवीण मधुकर, प्रेम कोहली और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है प्रवीण मधुकर, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया वो फुल फॉर्म आप अलग से लिख लीजिए। जैसे आप करंट अफेयर का रजिस्टर बनाते हैं तो उसके पीछे फुल फॉर्म एक बड़ी सी हेडिंग डाल के जितने भी फुल फॉर्म आ रहे हैं सारे फुल फॉर्म वहीं पर लिखिए और याद करिए। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो प्रवीण मधुकर है। आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को सीबीआई की संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण मधुकर, जो एक आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, उनकी नियुक्ति को लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है कि उन्होंने बताया, इसमें बताया गया है कि वे कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक जो भी होगा मतलब इनका कहने का मतलब है, ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है कि 5 साल के लिए अपनी ड्यूटी निभाएंगे और अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक ये अपना ये पद संभालते रहेंगे और अपनी ये सेवा देते रहेंगे। ये सीबीआई के निर्देशक के रूप में चयनित हुए हैं। इनका नाम क्या है? प्रवीण मधुकर। प्रवीण मधुकर सीबीआई, ये कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रवीण मधुकर कहीं नाम आ जाए तो आपको सीबीआई याद आना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस आपके पास है, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है वो मैं बताती हूँ, इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है। ये किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक। और जो राजकुमार, जो पुनीत राजकुमार की जो बात चल रही है वो वहां के एक अभिनेता है। ठीक है, और दिल के दौरे पड़ने, युवाओं में आपने देखा होगा आजकल युवाएं हृदयघात से बहुत पीड़ित हैं, मतलब हृदयघात से बहुत मृत्यु हो रही है। ठीक है, और अचानक एकदम से ही हृदयघात आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो इसी के एक पूल बनाए जा रहे हैं, हब बनाए जा रहे हैं जगह जगह पे उपचार के लिए, कि तात्कालिक और प्राथमिक उपचार उनको दिया जा सके। ठीक है, और ये पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना एक अभिनेता के नाम पर रखी गई योजना है। चलिए, विशेष रूप से इस योजना का नाम भी दिवंगत, मतलब जो शांत हो चुके हैं, उनका नाम क्या है? पुनीत राजकुमार। जो हमने योजना का नाम रखा है वो दिवंगत अभिनेता के नाम पर रखा गया है। यह योजना महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समय के भीतर दिल के दौरे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आपातकालीन उपकरण स्थापित करने का प्रयास करेगी। जो मैंने अभी बताया कि जगह जगह पर एक हब बनाए जाएंगे जिसमें दिल के दौरे पड़ने पर प्राथमिक जो इलाज दिया जाता है उसकी जागरूकता भी वो देंगे सभी लोगों को, और अगर किसी को दिल का दौरा आता है तो वहीं ऑन द स्पॉट प्राथमिक उपचार उनको दिया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? इसके ऑप्शन है आपके पास, यूपीएससी, एनसीईआरटी, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप, मैं जो बोल रही हूं वो आप लिखिए, डिफेंस, आप लिखते जाइए, मेरे साथ ही लिखते जाइए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप लिख लें और कृपया ये राइटिंग को आप माइंड ना करें। वही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं सीख जाऊंगी उसको। ठीक है, चलिए इसका डिटेलिंग पढ़ते हैं। भारत साल 2028-29 तक लंबी दूरी
कि एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। भारत 2028 और 29 तक लंबी डिफेंस मतलब रक्षा एयर मतलब वायु मिसाइल को लॉन्च करने की व्यवस्था कर रहा है। कब? 2028 और 29 में वायु मिसाइल है ये, ठीक है। चलिए, प्रोजेक्ट कुसा के तहत डीआरडीओ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी LRSAM सिस्टम विकसित कर रहा है। मतलब इसका जो मतलब है, जो लंबी दूरी से अगर किसी का वार करेगा, बहुत लंबी दूरी से भी वो वार कर सकता है। और एक ये वायु मिसाइल है, ठीक है। वायु रक्षा के लिए इस मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह एयर डिफेंस सिस्टम 250 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले, मतलब 250 जो किलोमीटर की दूरी तक आने वाले उनको कवर कर सकती है और उनको भेद सकती है। कौन सी मिसाइल? जो हम अभी ये कुशा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके तहत एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी, वो वायु मिसाइल है, उसकी ही बात करी जा रही है। स्ट्रीट लड़ाकू विमान और ड्रोन क्रूज मिसाइलों का पता लगाने में भी सक्षम है। ये अन्य लड़ाकू विमानों और ड्रोन को पता लगाने में भी सक्षम है कि कितनी दूरी से ये वार कर सकते हैं हमारे ऊपर और ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उससे संबंधित है। चलिए, आज का एक मिनट, ये संघ लोक सेवा आयोग है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, जो उच्च अधिकारियों की भर्ती करता है और परीक्षा का आयोजन करता है। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो फुल फॉर्म है आप लिख लीजिए, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड टीचिंग। जो मैं बोल रही हूँ आप स्लो करके, वीडियो स्लो करके आप लिख लीजिए, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड टीचिंग, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, ये तो आपको पता है, ये तो आप सभी को पता होगा। ये जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी परीक्षाओं का आयोजन करती है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, अब जो आपको मैंने कल क्विज दिया था उसका आंसर मैं बता देती हूँ। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आंसर दें। कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं बहुत अच्छे से पर वो आंसर देना नहीं चाहते। क्या हो जाएगा? आंसर तो दो, आंसर दोगे तो मुझे खुशी होगी और मुझे प्रोत्साहन होगा। मैंने पहले भी आपको बताया। चलिए, मैं इसका आंसर बताती हूँ। कल का मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। IMF ने भारत की विकास दर का बढ़ाया अनुमान। FY24 में देश की अर्थव्यवस्था 6.3% से बढ़ने की जताई उम्मीद, मतलब उम्मीद उनने, जैसे आप सभी ने आंसर दिए थे, 6.3% बढ़ने की उम्मीद बताई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है, चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान 0.2% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, ठीक है। जुलाई में IMF ने 2023-24 में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। IMF द्वारा अनुमानित नई विकास दर चालू वित्त वर्ष के लिए RBI द्वारा अनुमानित 6.5% से कम है और ठीक है। तो मतलब ये तो डिटेलिंग है, मतलब आगे RBI ने बताया है कि RBI के अनुसार 6.5 से भी कम प्रतिशत वृद्धि हो सकती है, उनका अनुमान ये है। और इसका जो आंसर था वो है 6.3, ठीक है। अब जो आगे जो क्विज आ रहा है उसका आंसर सभी देंगे, सभी लोग देंगे अपनी अपनी ईमानदारी से, मुझे क्विज का आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और जो लोग आंसर देंगे मैं कल उनके नाम भी पढ़ूंगी, ठीक है। और हो सकेगा आगे मैं उनको भी कुछ छोटा मोटा इनाम की भी व्यवस्था करूंगी, ठीक है। छोटे बच्चों जैसे प्रोत्साहन देना पड़ रहा है आप लोगों को। चलिए, अगला क्विज है, कल का क्विज है, सब आंसर दें। इस क्विज का जो क्वेश्चन है मैं आप पढ़ती हूँ। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और इसका आंसर मुझे कमेंट में दें। चलिए, राधे राधे।